हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी के जो आपकी दूसरी किताब है कृतिका। ठीक है, कृतिका के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आरोह की जो आपका काव्यखंड गद्यखंड वो कंप्लीट करा चुका हूँ और ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और उससे पहले ऊपर आपका निबंध और पत्र ये कंप्लीट करा चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो देर न करते हुए करते हैं इस जो आपकी बुक है वितान, वितान कह रहा हूँ, कृतिका, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ जितने प्रश्न देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ही हैं, तो सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पहला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? या फिर पठित पाठ के आधार पर भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव लगाव क्यों था? तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं कि बच्चे भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। इसका कारण यह है कि माता के अंचल की छांव में बच्चे स्वयं को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि बच्चे यह बात भली भांति जानते हैं कि माँ उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं और दुख को कहीं अधिक जानती समझती है और वह उनके प्रति गंभीर भी होती है। पाठ के ही उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। बालक भोलानाथ सांप से अत्यधिक भयभीत होकर गिरता पड़ता लहूलुहान होकर माँ के आंचल में जाकर रोने लगता है। भय के कारण ना उसकी आंखें खुलती है और ना ही ओठों का कंपन ही रुकता है। बालक की इस दशा को देखकर मैया अपनी रुखाई नहीं रोक पाती। वह बार बार भोलानाथ को निहार कर रोती और बड़े लाड से उसे गले लगा लेती, जबकि पिता पर इसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया ना हुई। वे दौड़े दौड़े आए और अवश्य और उसे अपनी गोद में लेने का प्रयत्न किया भी अवश्य, किंतु भावनात्मक रूप में वे उसे आश्वासन ना दे सके कि उसके दुख भय की तीव्रता का अनुभव उनको है। जबकि माता के आंसू ने बालक को आश्वस्त कर दिया कि एकमात्र वही उसके दुख को समझती है और वही उस दुख में उसकी भागीदारी भी है। तो ये पूरे प्रश्न का उत्तर आपने देखा, इसको आपने याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में आपके विचार से भोलानाथ अपने साथी को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो आंसर है, भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे। वे उन मित्रों के झुंड में खेलते कूदते और खूब तमाशे करते थे। उन्हें खेलना कूदना बहुत प्रिय था, इसलिए वे सिसकना भूलकर मित्रों के झुंड में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में वर्णित प्राचीन ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं कि 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। पूजा पाठ के संदर्भ में पहले लोग सूर्योदय से पहले उठते थे और नहा धोकर पूजा करते थे। रामायण का पाठ करते थे। आज यह परिदृश्य बदल गया है। लोग सुबह देर से उठते हैं। पूजा पाठ से लोगों का बहुत सरोकार नहीं रह गया है। रामायण पाठ करना तो दूर की बात, घरों में रामायण नहीं मिलती है। पुरुष प्रायः बड़ी रौबदार मूछें और सिर पर मोटी चोटी रखते थे। अब मूछें और चोटी रखने का चलन समाप्त प्राय हो गया है। सिर में लोग सरसों का तेल लगाया करते थे, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम हुआ करता था। अब पहले तो लोग सिर में तेल लगाते ही नहीं और लगाते भी है तो तरह तरह के खुशबूदार तेल। भोजन में गोरस की प्रधानता थी। आज फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है। मनोरंजन और खेल खिलौनों में नौटंकी, तमाशे, घरौंदे बनाना, दुकान सजाना, बारात के जुलूस निकालना आदि प्रमुख था। बारात में पालकी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। अब मनोरंजन में रेडियो और टीवी आदि का बोलबाला हो गया है। घरौंदा जैसे शब्दों का अर्थ तक बच्चों को मालूम नहीं है। बारात में पालकी के स्थान सजी धजी मोटर गाड़ियों ने ले लिया है। बच्चों के खेलों में लोकप्रिय और लोक संगीत का बाहुल्य था। आज ये सब ग्राम्य संस्कृति जैसे लुप्त हो गए हैं। चोट आदि लगने पर प्राथमिक उपचार के रूप में हल्दी आदि घरेलू नुस्खों का प्रयोग किया जाता है। आज बात डिटॉल से आरंभ होकर डॉक्टर पट्टी पर जाकर समाप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उससे पहले एक चीज की, जो प्रश्न आप देख रहे हैं इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और जितने क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा कह रहा हूँ, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो आंसर आप देख पा रहे हैं, बच्चे हठपूर्वक अपनी बात मनवाकर माता पिता को प्यार कर, उन्हें खट्टा मीठा चुम्मा देकर, उनके साथ विविध प्रकार के खेल खेलकर, उनके पूजा पाठ आदि कार्यों का अनुकरण करके, झूठा बहाना बनाकर, परेशान करके और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के माध्यम से माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप इसको अच्छे से याद भी कर चुके होंगे।
क्योंकि ये कहानी ही इतनी मजेदार है जब आप पढ़ेंगे कि कैसे एक नकली या मूर्ति की नाक लगाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया है, और जो हमारी वर्तमान समय की जो अभी सरकारी तंत्र है उसकी स्थिति को बताता है, ये कहानी बताती है। तो प्रश्न बच्चों है इसमें, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्य कथा है, इसका सार संक्षेप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी की विषय वस्तु भले ही स्वतंत्रता से पूर्व की है, किंतु इस विषय वस्तु के माध्यम से लेखक ने वर्तमान के सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर व्यंग किया है। वही चीज मैं भी आपको बता रहा था कि किस प्रकार जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर धन, श्रम और समय का दुरुपयोग किया जाता है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही थी। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था, लेकिन एक बड़ी कठिनाई सामने खड़ी थी। वो जो थी, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, लाट होता है बच्चों मूर्ति की नाक, एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। सरगर्मी शुरू हो गई। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और समस्या रखी गई कि क्या किया जाए। मीटिंग में इस बात पर सभी सहमत है कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। हल के रूप में एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह तत्काल दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार के आने पर उससे कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लग जाएगी, मगर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी। लाट मूर्ति, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मामला आगे बढ़ा। एक क्लर्क को फोन किया गया, पुरातत्व विभाग की फाइलें टटोली गई, मगर कोई समाधान ना निकला। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। वह बोला, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार दौरे पर निकला। कुछ दिनों बाद वापस आया। उसने बताया कि हिंदुस्तान में इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। मूर्तिकार ने पुनः उपाय सुझाया, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो तो जिसकी नाक इस मूर्ति पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। मूर्तिकार का पूरे देश की लाटों से सामना हुआ। सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, मगर नाक नहीं थी। बंद कमरे में मूर्तिकार ने फिर अपनी नई योजनाएं रखी। चूंकि नाक लगाना एकदम आवश्यक है, इसलिए 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कमेटी ने नाक चुनने के लिए मूर्तिकार को इजाजत दे दी। अखबारों में केवल इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है। जिंदा नाक लाने के लिए उसे कमेटी वालों से कुछ और सहायता मांगी, वह उसे दे दी गई। और वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है। इसके अलावा खबरों में कोई और खबर ना थी, यानी सभी अखबार खाली थे। पता ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी मूर्ति के लिए। तो ये पूरी आपने देखा कि किस तरह से एक मूर्ति की नाक लगाने के लिए कितना बड़ा या कितनी परेशानी हुई सरकारी तंत्र को। तो यही आज की वास्तविकता भी है अगर हम देखें तो। अगला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवाशी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवाशी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम बने रहने और काम को एक दूसरे के ऊपर टालने की मानसिकता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी के क्या कारण थे? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी इसलिए परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उसकी परेशानी कतई तर्कसंगत नहीं थी। एक महारानी होने के नाते उन पर कई परिधान पूर्व से ही होंगे, परिधान मतलब कपड़े, जिनका उपयोग वे कर सकती थी। दर्जी की परेशानी व्यर्थ ही थी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो आंसर है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक दिल्ली में बैठे नौकरशाहों की काम न करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है कि ये लोग इतने निठल्ले थे कि इन्हें अपनी नाक अर्थात मान सम्मान की चिंता नहीं थी। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए?
तो ये अभी आपने थोड़ी देर पहले पूरा पढ़ ही लिया है, तो वही चीज़ आपने यहाँ पर बना करके लिख देना है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पहाड़ में गंगटोक या गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो गंगटोक या गैंगटॉक पर्वतीय नगर है। यहाँ के लोग ऊंचे नीचे संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। गंगटोक का इतिहास और नगर की एक एक वस्तु उनके कठिन परिश्रम की गवाही देती है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। अगला प्रश्न है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लेखिका जब यूमथांग की ओर जा रही थी तो उन्हें एक कुटिया के अंदर घूमता चक्र दिखाई दिया। जितेन नोर्गे ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है, यानी प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि चाहे मैदान हो अथवा पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। सारे भारत के लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं सभी एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा लेखिका मधु कांकरिया ने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारे भरी रात लेखिका में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में उसका सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। वह, उसकी चेतना, उसका आसपास, उसके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को जो अनुभूति होती है उसे लेखिका ने निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, वह सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अगला है इसी में, जीवन के अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर की प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकाएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं और इस झरने की पुकार को। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा, लेखक के अनुसार अनुभव तो घटित होता है पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता, मगर अनुभूति में वह प्रत्यक्ष हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों जो आप देख रहे हैं, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के अनुसार अनुभव तो घटित होता है पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता, मगर अनुभूति में वह प्रत्यक्ष हो जाता है। अगला जो याद करना है आपने वो है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा में एक सड़क पर घूमते हुए अणु विस्फोट से काले हुए पत्थर पर छपी हुई एक मानवाकृति को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। लेखक अवाक रह गया और स्वयं को विस्फोट का भोक्ता अनुभव करने लगा। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखते हैं, हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि जिस अणु बम की घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष घटित होते नहीं देखा था, वह घटना और उसकी भयावहता उसकी अनुभूति में प्रत्यक्ष हो गई। वहां उन्होंने सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली मानवीय छाया को देखा। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसके अवरुद्ध हो गई होंगी। जो किरणें आसपास से आगे बढ़ गई होंगी उन्होंने पत्थर को सुलझा झुलसा दिया होगा।
जो उस व्यक्ति पर अटकी। उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। यह सब देख और समझकर सहसा उनके हृदय में उस त्रासदी की अनुभूति प्रत्यक्ष हो उठी कि किस प्रकार सहसा एक जलता हुआ सूरज धरती पर होगा और डूबा होगा। उसने किस प्रकार से लोगों और वहां की वस्तुओं को जलाकर भाप बनाया होगा। उस सूरज की तपिश उनकी आत्मा तक को झकझोर गई और वे उस अणुबम विस्फोट के भोक्ता बन गए। अगला है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी भी है, बट यह है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो देखना है वो है, हिरोशिमा की घटना को विज्ञान का भयानक दुरुपयोग क्यों कहा गया है। पठित पाठ पर आधारित बताइए या फिर समझाइए। तो ये देख रहे हैं, हिरोशिमा की घटना को विज्ञान का भयानक दुरुपयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने मनुष्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। विज्ञान के अनुसंधान और उनका उपयोग जीवन को सुंदरतम बनाने के लिए किया जाता है, किंतु जब उसका उपयोग मनुष्य के अस्तित्व की समाप्ति के लिए किया जाने लगे तो उसका इससे भयानक दुरुपयोग और कोई नहीं हो सकता। हिरोशिमा में विज्ञान का यही भयानक दुरुपयोग किया गया, इससे कोई संदेह नहीं है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना, और यही आपका लास्ट प्रश्न था, और जो आपकी बुक है कृतिका, ठीक है, उसमें गिने चुने 10 से 12 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहेगा या कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लगभग आपका 70-80% हिंदी का सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब बचा है सिर्फ आपका संस्कृत वाला पार्ट, और संस्कृत वाले जो पार्ट है वो 2 वीडियो में आएगा। एक जो आपका काव्यखंड गद्यखंड यानी उसमें आपके श्लोक और कहानी है वो, और फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा वो संस्कृत व्याकरण का रहेगा। 2 पार्ट आपके और हिंदी के बचे हैं। उसके बाद हिंदी का आपका टोटल सब जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट तैयारी कराएंगे इंग्लिश की। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे, और टॉप जो क्वेश्चन आने हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कराने वाला हूँ। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए एग्जाम तक, और सभी को बेस्ट विशेष, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है वो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि आपकी संस्कृत की रहने वाली उसमें। तब तक के लिए सबसे बाय बाय, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।